तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शशि और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल जिसका नाम था अध्ययन वाले, उसका नाम बदलकर हमने अब पढ़ने वाले कर दिया है। क्योंकि समस्या इस बात की थी कि कुछ लोगों द्वारा शिकायत आई कि जैसे ही यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो वो शो नहीं होता था, और उस थोड़ा बहुत ही जटिल नाम था जिसे ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती थी। तो इसलिए हमने उसका नाम बदल कर अब रख दिया है पढ़ने वाले। ठीक है दोस्तों, तो आज से हमारा चैनल का नाम पढ़ने वाले ही रहेगा और इसी के नाम से ही जाना जाएगा। इससे सुविधा ये रहेगी कि यूट्यूब पर से सर्च करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम क्या पढ़ रहे थे अभी, हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमने भारत के प्राचीन इतिहास में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, शिशुनाग और नंद वंश आदि हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने आपसे कहा था, अब हम पढ़ेंगे क्या, ईरानी और मकदूनिया शासन। क्योंकि अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि घनानंद के समकालीन कौन, सिकंदर के समकालीन थे घनानंद। तो जब यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उस समय किसका शासन था, घनानंद का। ठीक है, तो आज हम सिकंदर के बारे में ही पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे कैसे ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद सिकंदर का आगमन। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या होगा, ईरानी या मकदूनिया शासन। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन काल में भारत में सबसे बड़ी जो महाजनपद कौन था, मगध। ठीक है, भारत में तो मगध साम्राज्य शक्तिशाली था। ठीक है, और ईरान में जो थे एक हकमन साम्राज्य था, हकमनी हकमनी। ठीक है, तो ये वहां पर अपना शासन विस्तार कर रहे थे उस समय। दोनों तरफ अपना कंपटीशन लगा हुआ था। भारत में कौन थे, मगध, और ईरान में हकमनी। अच्छा, हकमनी साम्राज्य जो था यहाँ पर, हकमनी साम्राज्य कहाँ पर, ईरान में। ईरान का दूसरा नाम क्या है, फारस। ठीक है, ईरान को क्या कहते हैं, फारस। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो यहाँ का राजा था वो कौन था, साइकस, साइरस। ठीक है, इसने जो अपना साम्राज्य फैलाया वो भूमध्य सागर से लेकर और पश्चिम में सिंधु तक इसका राज्य था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी था वो गद्दी पर बैठा। अब उसका नाम क्या था, उसका नाम था दारा प्रथम। ठीक है, ये गद्दी पर बैठा और इसने अपना जो साम्राज्य की नींव रखी वो फारस से लेकर, ईरान से लेकर, और भारत का जो सीमा है सिंधु नदी का क्षेत्र और अधिकांश पंजाब का क्षेत्र, ये वहां तक अपना साम्राज्य ले आया। ठीक है, उस समय भारत का जो साम्राज्य है, मैं बता रहा हूँ, कुछ इस तरह नक्शा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे। तो क्या है, यहाँ पर उस समय तो क्या था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और इधर से अफगानिस्तान भी इसी का हिस्सा था। तो कुल मिलाकर भारत की जो भौगोलिक आकृति थी वो कुछ ऐसी थी। ठीक है, इसके बाद था ईरान। ठीक है, यहाँ पर जो ईरान था, ये आप ईरान मान लीजिए। इधर क्या है, भूमध्य सागर। तो उन्होंने क्या किया, इधर से लेकर और इधर तक, यहाँ पर सिंधु नदी है,
तो यहाँ तक इन्होंने, और कुछ अधिकांशतः इन्होंने पंजाब का भी हिस्सा इसमें ले लिया था, क्योंकि पंजाब इधर से है ना। यहाँ तक इनका साम्राज्य था। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद होता क्या है, ये इनका साम्राज्य रहता है इसमें। फिर इनकी क्या थी, यूनानियों के साथ दुश्मनी थी। यूनानी यानी कि जिसको ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस, यूनान, हिंदी में इसको यूनान बोलते हैं। ठीक है। यूनान क्या है, ये यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है। ठीक है, ऐसे इस टाइप का कुछ ऐसा देश है, बहुत ही छोटा सा। और ये क्या पड़ता है, ईरान कहाँ है, एशिया, मध्य एशिया की तरफ। ठीक है, यानी कि जिसको हम पूर्वी एशिया या दक्षिण एशिया का भाग भी कह सकते हैं। और ग्रीस क्या है, ये है दक्षिणी यूरोप में। तो इनकी यूनानियों की ईरानियों के साथ क्या थी, उस टाइम शत्रुता थी। तो यहाँ का क्या था, ये शासक दारा प्रथम ने क्या किया, यहाँ पंजाबी भाग तक इसने अपना क्षेत्र जीत लिया। ठीक है, और जो ये भारतीय क्षेत्र था, ये फारस का कौन सा था, फारस का ये 20वां प्रांत माना गया, यानी 20वां राज्य इनका यहाँ तक था। ये जो इलाके होते थे उसमें वहां की जो भाषा थी उसको छत्रप, छत्रप कहते थे। ठीक है, कुल मिलाकर फारस में, ईरान में कितने थे, 28 प्रांत थे। ठीक है, 20वां कौन बना, भारत बना। ठीक है, तो बात यह है इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या हुई, जैसे इन्होंने हमारे मतलब भारत तक इन्होंने अपना साम्राज्य किया, तो हमें उससे क्या फायदा हुआ। उस समय वहां के एक जो शिल्पकार थे कुतुबी, ठीक है, वो खरोष्टी लिपि लेकर आए। एक लिपि लेकर आए, कौन सी, खरोष्टी, जिसका आगे चलकर मौर्य काल में अशोक ने भी इसका उपयोग किया। और आपको पता है अशोक के अधिकांश अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखे गए हैं। ठीक है, इनमें ईरानियों के द्वारा हमें क्या हुआ, गांधार शैली का भी हमें पता लगा। गांधार शैली कहाँ से आई थी, वो भी ईरान से आई थी। और अधिकांशतः जो अशोक ने अपने गुम्बद बनाए हैं वो किसमें है, गांधार शैली में। मतलब उनकी जो शैली थी, उस शैली नुमा जो जो भी मीनारें या इमारतें जो बनाई जाती थी, तो वो घंटानुमा होती थी। घंटानुमा यानी कि घंटे के आकार की, जैसे ऐसे ऐसे कह देते हैं ना, ऐसे इस तरह की, इधर ये 4 स्तंभ होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे बना देते हैं। तो ये जो थी ये घंटानुमा गांधार शैली, ये वहीं की देन थी इनकी। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, जैसे आपको मैंने बताया ईरानियों के और यूनानियों के क्या थे, शत्रुता संबंध थे। ठीक है, तो भारतीय इतिहासकार जो हेरोडोट्स थे, ठीक है, और कुछ यूनानी इतिहासकार थे, जैसे एरियन हुआ, वहां का इतिहासकार सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार था। उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत की जो भू संपदा है और उसके भारत के जो बारे में उन्होंने लिखा, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि भारत जो है बहुत ही धनवान, मतलब एक प्रसिद्ध संपत्ति से भरपूर एक धनाढ्य देश है। ठीक है, तो अब यूनानियों ने क्या सोचा, हालांकि यूनानी ईरानियों से पहले से ही लोहा लेते आ रहे थे। ठीक है, लेकिन आज तक उन्हें जीत नहीं प्राप्त हुई। उन्हें वास्तव में जीत कैसे मिली, वो मिली सिकंदर के नेतृत्व में। ठीक है, सिकंदर जो वहां का एक राजा बना। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, सिकंदर ने जैसे वे ग्रंथ पढ़े, उसे पता लगा कि ऐसे ऐसे दक्षिणी एक पूर्वी एशिया में एक देश है, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत, और जो संपत्ति के लिहाज से क्या है, काफी धनाढ्य है। तो उसकी इच्छा क्या हुई, भारत पर आक्रमण करने की। वह भारत में कोई राज्य हासिल करने नहीं आता। ठीक है, उसका केवल मेन मोटिव क्या था, भारत को लूटना और उसकी संपत्ति को पर कब्जा करना। ठीक है, तो आइए अब हम सिकंदर को पढ़ते हैं।
दोस्तों, सिकंदर, ठीक है, इंग्लिश में नाम होता है इसका अलेक्जेंडर। सिकंदर, पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया था थोड़ा बहुत, घनानंद के काल में, घनानंद जब हम पढ़ रहे थे। इसका जन्म क्या है, 356 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, फिलिप, फिलिप सेकंड बोल देते हैं इनको, ठीक है। ये मकदूनिया के शासक थे, मकदूनिया के शासक थे, ठीक है। कहाँ के थे, मकदूनिया के। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, फिलिप की जब मृत्यु हो जाती है, तो मकदूनिया का शासक कौन बनता है, सिकंदर, ठीक है। और कब बनता है वो, 336 ईसा पूर्व में, यानी कि 20 वर्ष की आयु में, ठीक है। अब सिकंदर, यूनानियों का क्या था, ईरान के साथ पहले से ही दुश्मनी थी। सिकंदर अब पहले उसने तुर्की को जीता, ठीक है, तुर्की पर उसने आक्रमण किया। तुर्की के बाद फिर वो आया कहां पर, इराक, ठीक है। इराक के बाद फिर उसने ईरानियों को परास्त किया, ईरान देश में उसने हमला किया और फिर वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित। ईरान से चलने के बाद अब उसको तो पता ही था कि भारत जाना था, ठीक है। तो मैं नक्शा बना रहा हूं, ठीक है। ये क्या था, यहाँ पर पाकिस्तान वाला हिस्सा है ये, और इधर से कम ये क्या था, अफगानिस्तान, ठीक है। तो आप कह लो उसको अफगानिस्तान, लेकिन फिलहाल हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो ये सब इसी का हिस्सा था उस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये ईरानी साम्राज्य था इधर। तो इसने क्या किया, ये आया इधर से, ठीक है, काबुल, काबुल और गांधार से होता हुआ ये आता है इधर, ठीक है। इनको परास्त करता हुआ काबुल गांधार इधर से ही आता है। इधर आता हुआ यहाँ पर पड़ता है खैबर दर्रा, जो पाकिस्तान में, खैबर दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान में। अच्छा, दर्रा क्या होता है, दर्रा दो पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है ना, दो पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है वो एक समतल होती है, मैदानी क्षेत्र। वो रास्ते के लिहाज से सबसे अच्छा सुगम मार्ग होता है। तो भारत पर पश्चिमी उत्तर, ये क्या हुआ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश इधर, ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम इलाका हो गया। तो पश्चिम उत्तर भारत में अधिकांशतः जितने विदेशियों ने आक्रमण किए वो सब स्थलीय मार्ग से ही आए ज्यादातर उस समय के, ठीक है। तो ये भी इसने क्या किया, ये भी खैबर दर्रा आया, क्योंकि खैबर दर्रा क्या है उस समय पता क्या है, एक यहाँ पर तक्षशिला पड़ता है, क्या है, तक्षशिला। और तक्षशिला में दो राजा शासन करते थे, सबसे महत्वपूर्ण। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही कबीलाई कबीलाई शासन था, जैसे कुछ राजतंत्र होते थे और कुछ गणतंत्र थे यहाँ पर, ठीक है। और वे सब एक बड़ी रियासतों से बंधे होते थे, उनकी अपनी अपनी रियासत होती थी। अब उधर क्या था, कंपटीशन का युग था, सब अपना अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उस समय उनमें नेतृत्वहीन की भावना थी, ठीक है, कोई भी मतलब एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं था, सब अलग अलग। तो सिकंदर ने सोचा कि भाई अगर मैं इन पर अलग अलग आक्रमण करूं, सबसे पहले एक रियासत को जीतो फिर उसके बाद दूसरी को जीतो, तो मेरे लिए आसान काम हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं रियासतों में दो महत्वपूर्ण राजा थे यहाँ पर तक्षशिला में, आम्बी और दूसरा था पोरस। क्या था, आम्बी और पोरस। अब
ये दोनों यहाँ के शक्तिशाली राजा थे बहुत ही। खैबर दर्रे पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, न ही सैनिक वहां पर इन्होंने लगाए हुए थे अपने, तो बिल्कुल खाली था। ठीक है, तो इसे यहाँ पर आने का रास्ता मिल गया खैबर दर्रा से। ठीक है भाई, यहाँ से पड़ती है झेलम नदी। ठीक है, झेलम कहाँ से आ रही है? यह वेरीनाग से आती है। वेरीनाग कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। तो ये यहाँ से झेलम नदी आती है। ठीक है, और ये इधर से होते हुए इसके सबसे ऊपर से क्या है? सिंधु नदी। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है? सिंधु नदी। और ये जो ये क्या है? झेलम। और झेलम के बाद फिर चिनाब इसके बराबर बराबर बिल्कुल। बाद में क्या होता है? सभी नदी सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये है तिब्बत, तिब्बत के सांख्योक्याबाद से। ठीक है, सांख्योक्याबाद से। तो ये पूछ लेता है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तिब्बत में सांख्योक्याबाद हिमनद से। तो यहाँ से निकलती हुई है, कश्मीर से होती हुई आती है, और इसमें सबसे पहले झेलम, फिर चिनाब, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, रावी, फिर व्यास। यहाँ पर ये झेलम और चिनाब के बीच का रास्ता हुआ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप मान लेते हो ये इधर रावी नदी आ गई और यहाँ आ गई फिर व्यास नदी। ठीक है, तो ये इनका जो था आम्बी और पोरस का यहाँ पर था साम्राज्य। आम्बी ने क्या किया, जब इस पर आक्रमण किया सिकंदर ने, आम्बी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, भाई मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। लेकिन पोरस, पोरस यानी कि जैसे पुरु कहा जाता है। ठीक है, पोरस एक ऐसा महान राजा था उस समय का, केवल इसने बिना नेतृत्व किए, यानी कि अगर ये दोनों लड़ते ना आपस में साथ मिलकर तो संभवतः ये इसको हरा देते, लेकिन पोरस ने अकेले खुद के दम पर सिकंदर से लोहा लिया, लास्ट तक लड़ता रहा, खूब जबरदस्त युद्ध हुआ, और अंत में क्या हुआ? पोरस हार गया। ठीक है, अब सिकंदर ने उसकी बहादुरी और जो साहस देखा, उसे देखते हुए उसने उसका साम्राज्य वापस कर दिया। लेकिन वहां पर जो इसने उसकी जो संपत्ति थी, यानी कि धन था जो, उसको लूट लिया, संपत्ति कब्जे में कर ली, अपार धन मिल गया इसको वहां से। लेकिन साम्राज्य का इसको किसी को कुछ करना नहीं था। साम्राज्य इसने जो भी अधिकांश इसने ऐसा किया, जो भी गणतंत्र या राजतंत्र जिसको भी हराता गया, सब कुछ ने वापस कर दिया। ठीक है, कि मुझे तो केवल अपना धन चाहिए, जो कुछ है बाकी आप ले जाओ, अपना साम्राज्य आप रखो। और पोरस को अपना सहयोगी बना लिया। ठीक है, कि भाई तू मेरा साथ दे। उसके बाद होता क्या है, ये इसको मतलब लूट कर इधर से, और यहाँ पर व्यास नदी है जो यहाँ पर आ जाता है, इधर से सेना की इधर से आई यहाँ पर खैबर दर्रा, और फिर ये आई कहाँ पर? व्यास नदी पर पहुंच गए यहाँ। अब इसकी जो सेना थी भाई 10 सालों से ही बाहर थी, लड़ते लड़ते आ रही थी, पहले तुर्की पर कब्जा किया, फिर इराक पर किया, फिर ईरान पर, सेना को आराम नहीं मिला। ठीक है, अब व्यास नदी पर आकर इसको पार करना था यहाँ पर, क्योंकि ये पंजाब में जा पहुंचा था। पंजाब का जो इलाका है ना, कुछ तो अधिकांश तो भारत में है, और ज्यादातर कहाँ पर है? अभी थोड़ा कहाँ पर है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो व्यास नदी पार करने से इसकी सेना ने मना कर दिया कि भाई हमारे तो बस की बात रही नहीं, क्योंकि वे थक चुके थे। ठीक है, और बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे। तो उसकी सेना ने क्या किया? स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे तो बस की बात है नहीं, हम इससे आगे नहीं जाएंगे, और अपने घर, अपने स्वदेश जाने के लिए भी आतुर हो गई कि हमें तो हमारे देश ले चलिए। तब सिकंदर ने एक बात कही थी, और ये जो उसका वक्तव्य है, सिकंदर का कथन है, ये काफी ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उसने कहा था कि मैं इन डरे हुए और कायरतापूर्ण जो सैनिक है मेरे, मैं इनके हृदय में एक जोश भरने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं आज तक किसी से नहीं हारा,
और किसी शत्रु से नहीं आ रहा था ये, लेकिन अपने ही आदमियों से हार गया। हालांकि सिकंदर की पूरी इच्छा थी कि वो पूर्वी भारत को लूटे, मतलब आक्रमण करे, वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करे, इनसे युद्ध करे। उस समय क्या था, यहाँ तक नंदों का शासन था। नंद जो होते थे, नंद थे जो नंद वंश, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत से लेकर और उनका मगध तक का साम्राज्य उन्हीं का फैला हुआ था। सेना ने कहा कि महाराज, भारतीय जो थे लड़ाके भारतीय लड़ाके जो थे वे युद्ध की दृष्टि से काफी शक्तिशाली थे। अब सेना को उस बात का आभास हो गया कि अगर आगे युद्ध होता है तो तुम्हारा मारा जाना निश्चित है और हार भी स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने भारतीयों के जो कौशल परिचय उन्होंने पोरस के युद्ध में देख लिया था। ठीक है, पोरस का जो युद्ध हुआ था उसको क्या बोलते हैं, झेलम के निकट हुआ था वितस्ता का युद्ध, या हाइडेस्पीज भी बोल देते हैं। ठीक है, हाइडेस्पीज का युद्ध ये कब हुआ था भाई, 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। तो सिकंदर 19 महीने तक, लगभग 19 महीने तक ये भारत में रहा। यहां तक इसने जितना भी मतलब लड़ाई लड़ी गई, खूब इसने धन लूटा और युद्ध किए, लेकिन अंत में सेना ने मना कर दिया। और सेना को एक सूचना और मिल गई थी कि गंगा तट पर कुछ सेना जो है वो तैयार खड़ी है। ठीक है, बात परिणाम क्या हुआ, इनकी सिकंदर की भारत में आगे घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी और इसकी ये अपनी सेना के साथ व्यास नदी से ही वापस हो गया, व्यास नदी से ही वापस मुड़ गया। ठीक है, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी आ गई। सिंधु नदी तक पहुंचने के लिए से 5 महीने लगे थे भाई। ठीक है, सिंधु नदी तक पहुंचने के लिए से 5 महीने का समय लगा था। जब ये इधर से गया था, खैबर दर्रा से उठा हुआ, तो उस समय से 5 महीने में सिंधु नदी तक पहुंचा था। लेकिन जब इसकी सेना ने मना कर दिया तो फिर ये वापस हो लिया। और इसमें स्पेशल बात ध्यान दीजिए, सिंधु नदी का जो मुहाना पड़ता है इधर आकर फिर अरब सागर आ गया, क्योंकि रावी, व्यास, झेलम, वितस्ता जो भी है, सतलज, सब नदी सिंधु नदी में आके मिल जाती है आगे आगे। और सिंधु नदी की जो जलधारा है वो काफी चौड़ी हो जाती है और मैदानी क्षेत्र भी इसका काफी बड़ा होता है आगे। अरब सागर आ गया इधर, तो यहाँ पर क्या है, इस यहाँ के आसपास इधर की यहाँ मुहाना पड़ता था इसका। ठीक है, यानी कि वितरिका, इसकी जलधाराएं जो होती है दो भागों में बढ़ जाती थी यहाँ। अब इसका जो सेनापति था, जल सेनापति, इसके 2 सेनापति थे। एक तो था नियारकस, नियारकस ये तो था इसका जल सेनापति, और एक था क्रेटेरस, क्रेटेरस। ठीक है, ये था इसका स्थल सेनापति, स्थल सेनापति। सेना को 2 भागों में बांट दिया। नियारकस को बोला कि भाई तू अपना जल से जा और मैं बाकियों को लेकर स्थल मार्ग से आता हूं। तो कहा जाता है कि जो ये जल मार्ग था इधर, ये तो इधर से होकर निकल लिया नियारकस। ठीक है, और यहाँ पर ये स्थल मार्ग था इधर, तो क्योंकि ये मुहाना था ना, ये तो इधर से होते हुए चले आए और कुछ बाकी जो थे स्थल मार्ग से ऐसे होते हुए चल दिए। यहाँ पर एक पाटल पड़ता है, पाटल। अंतिम युद्ध इसका जो सिकंदर का था वो यहाँ पर था। ठीक है, तो इसने लास्ट में कहाँ लड़ा, पाटल में। और जाते वक्त, क्योंकि क्रोध में तो वैसे था, गुस्से में कि भाई जाना हुआ नहीं, सेना ने मना कर दिया, तो आगे जितनी इसको छोटी मोटी रियासतें मिली उनको ये ध्वस्त करता चला गया। बाद में इसने मतलब अपनी जो साम्राज्य इसने जीते थे उनको व्यवस्थित करने का भी समय नहीं मिला, लेकिन जाते जाते इसने क्या किया, 2 तो इसने नगर बसाए। ठीक है, एक तो इसने बसाया यहाँ पर बेकौफेला, जो इसके घोड़े का नाम था, इसी के नाम पर इसने नगर बसाया। ठीक है, और
ये कहाँ पड़ता था? झेलम और चिनाब के बीच में ही थे ये दोनों। ठीक है, झेलम और चिनाब के बीच में। यहीं पर इसने बसाया एक और निकैया, यहाँ लिखता हूं मैं निकैया। ठीक है भाई, निकैया और बेकौफेलस ने दो नगर बसाए और प्रत्येक में इसने अपने तीन तीन राज्यपाल नियुक्त कर दिए। ठीक है, तीन तीन राज्यपाल इसने वहां पर छोड़ दिए। लेकिन फायदा इसका कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मौर्य शासन आगे आया और मौर्य शासन ने संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना कब्जा कर लिया और जो यूनानी बस्ती थी उनको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब सिकंदर तो चले जाते हैं वापिस और बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में, बेबीलोन यहीं पर पड़ता है यूनान में, और 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, अब इसके बाद परिणामों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण के परिणाम क्या हुए। अब सिकंदर तो चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन जाते जाते एक रास्ता दिखा जाती है कि खबरदार है, इधर से आना है। ठीक है, ईरानियों के उस समय भारत से काफी व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो गए थे। ठीक है, तो वहां से शिल्पकार आते थे और भारत में अपना क्या करते थे, अपनी कलाकृति शिल्प, यानी कि नाव बनाना, जहाज बनाना, लकड़ी की नक्काशी, इनका ये काम होता था। ठीक है, आदि और भी बहुत सारे कलाकार आए और भारत के साथ ईरान का व्यापार बढ़ा। कुछ ईरानी सिक्के भी इनके प्रचलन में आते हैं, अभी भी वहां से मिलते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि भारत जो था उस समय ईरान का तो पहले हिस्सा था। ठीक है, यूनान की हम बात कर रहे हैं, यूनान से जो इनके वो आए थे शिल्पकार। ठीक है, तो यूनान से भारत के व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो गए। और जैसे कि हेरोडोट्स ने भी लिखा है अपने ग्रंथ में, और एरियन जो यूनान के जो इतिहासकार थे, एरियन, ठीक है, एरियन एरियन मानते हैं कि भारत के जो लड़ाके थे अन्य राष्ट्रों के मुताबिक काफी शक्तिशाली थे लड़ने में, यानी कि भारत के जो लड़ाके सैनिक थे ना, उनका कोई तोड़ नहीं था भाई, युद्ध करने की कला में निपुण थे बहुत ही। फिर इतिहास में आगे लिखा है कि सिकंदर के आने से हमें जो है ना, भारत में उस टाइम क्या था, सती प्रथा थी। ठीक है, मतलब कोई औरत विधवा हो गई, उसके साथ उसको चिता में बैठा दिया जाता था, जिंदा कोई जिन, ठीक है, तो उससे जलकर मर जाती थी। और गरीब जो माता पिता होते थे, वो अगर उनके लड़की मतलब पैदा हो गई तो उसको क्या करते थे, विक्रय कर देते, यानी कि बेच देते थे। तो ऐसी जो कुप्रथाएं थी, इनका इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उस समय बैल होते थे, तो वे क्या, उसने सिकंदर ने भी 2 लाख बैल मकदूनिया भेजे थे। 2 लाख बैल, मतलब बैल मकदूनिया ले गए, मकदूनिया। ठीक है भाई, ये भी यहां से 2 लाख बैल लेकर गया था। तो ये था सिकंदर का इतिहास, भारत में आना इसका, और भारत में यहाँ से इसका मतलब धन को लूट कर ले जाना। वास्तव में सिकंदर जो था वो यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने नहीं आया था। इतिहास भी यही बताता है कि वो केवल यहाँ पर धन लूटने की इच्छा से आया था। और 20 साल उसने क्या किया, वही 10-12 साल तक उसने राज किया और उसी में वो अंतिम युद्ध तक युद्ध करते करते मर गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था सिकंदर का इतिहास, और इसके बाद आगे की क्लास हमारी होने वाली है मौर्य काल के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, हम हर विषय, कोई भी विषय हो, उसका कोई भी टॉपिक हो, हम आपको इसी प्रकार कहानियों के माध्यम से आपको बताते हैं। कहानियों से क्या होता है कि हमारी स्मरण शक्ति मजबूत होती है और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट याद रहता है। उसके बाद आपको जैसे हम लिखवाते हैं तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में ये आपके नोट्स के काम आएंगे। ठीक है।
तो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तब तक नमस्कार।